एक कमिश्नर ने चार्ज लेते ही कह दिया था, जो भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ प्रशासन किसी भी तरह की रियायत नहीं बरतेगा। ऐसी बातें अमूमन बाबू नई ज्वाइनिंग के वक्त अखबारों में छपवा देते हैं। छपवाने वाले, छापने वाले और पढ़ने वाले सबको मालूम होता है कि ये एक रस्मी बयान है जो देने के लिए दे दिया गया है, लेकिन तुकाराम मुंढे ने इस पर अमल करके भी दिखाया। मई 2026 में वो महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA डिपार्टमेंट के मुखिया बने और उनके आने के बाद जो हलचल शुरू हुई वो थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले किसान छापे के डर से दूध बहाने लगे क्योंकि मुंढे ने कह दिया कि मिलावटी दूध मिल गया तो छोड़ूंगा नहीं। अब दूध वालों को रगड़ना तो किसी भी अधिकारी के लिए आसान है। मुंढे की तलवार इसके बाद घूमी मुंबई के उन आलीशान रेस्तरां की तरफ जहां घुसने से पहले अच्छे अच्छे लोग 20 बार सोचते हैं। वहां FDA की टीम न सिर्फ छापा मारने घुसी बल्कि उनके लाइसेंस को भी सस्पेंड करके आ गई। लाइसेंस सस्पेंड हुआ तो कारोबार बंद हुआ, पर किस किस का? फहरिस्त में बहुत सारे नाम हैं, कुछ खास नाम सुन लीजिए। 73 साल पुराना के रुस्तम एंड कंपनी, 4 जनरेशन से चल रहा नूर मोहम्मदी रेस्टोरेंट, 1970 से चलता आ रहा मुंबई का फेमस मुगलई रेस्टोरेंट शालीमार रेस्टोरेंट, आदित्य बिरला न्यू एज हॉस्पिटैलिटी के वारसा और फ्लिंट रेस्टोरेंट जिन्हें शेफ राहुल अकरकर चलाते हैं, और इनके साथ 110 साल पुराना पारसी डेयरी फार्म। 50 दिन में 1150 के करीब छापे पड़े और तब तक जनता को यह भी समझ में आ गया कि साहब को फ़ोन करवाने से बात नहीं बनेगी। फिर क्या, एक ही रास्ता है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के FDA के हेडक्वार्टर और मुंडे के दफ्तर वो आने लगे। जो ज़्यादा परेशान हुए वो सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट चले गए। यहाँ एक दूसरी ही कहानी सामने आई। अदालत ने FDA से कह दिया, यू आर शूटिंग फर्स्ट एंड आस्किंग लेटर। अदालत ने यह भी जानना चाहा कि जैसे FDA मुंबई के रेस्तरां के पीछे गड़ासा लेकर दौड़ रही है, क्या उसने सरकारी कैंटीन्स पर भी वैसा ही ध्यान दिया है? जब FDA ने कहा कि वहाँ तो सब ठीक है, तो कोर्ट ने लंच टाइम के वक्त अपना अमला महाराष्ट्र सरकार के सचिवालय माने मंत्रालय की कैंटीन भेज दिया। एक के बाद एक मामलों में बॉम्बे हाई कोर्ट ने लाइसेंस बहाल किए और FDA को ताकीद की, बी रियलिस्टिक, वी आर इन इंडिया। तो इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र के मशहूर IAS तुकाराम मुंढे हैं कौन, जिनसे मुंबई के रेस्तरां घबराते हैं। जीरो टॉलरेंस और नो नॉनसेंस जैसे विश्लेषण जिनके नाम के साथ लगे हैं, उनका 21 साल में 25 बार तबादला क्यों हुआ? जब महाराष्ट्र सरकार इन्हें अवार्ड्स पर अवार्ड्स दे रही थी तो फिर ऐसा क्यों है कि वहाँ का कोई मंत्री इन्हें अपनी मिनिस्ट्री में नहीं चाहता? और वो कौन नेता है जो मांग उठा रहा है कि कम से कम 3 साल तक तुकाराम का ट्रांसफर ना हो? नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगांव का नौकरशाही से जुड़ा शो लाल बत्ती। मई महीने के तीसरे हफ्ते में महाराष्ट्र में कई IAS अफसरों का तबादला हुआ। मंत्रालय से जारी हुई लिस्ट में एक नाम था तुकाराम हरिभाऊ मुंढे का। ये बनाए गए महाराष्ट्र FDA के कमिश्नर। महाराष्ट्र का एक पिछड़ा इलाका है मराठवाड़। इसी रीजन में पड़ने वाले भीड़ जिले का एक गांव है तड़सोना। तुकाराम का जन्म यहीं एक किसान परिवार में हुआ था। सूखा प्रभावित इलाका और अभाव वाली जिंदगी। तुकाराम को बचपन में स्कूल के साथ साथ खेत भी जाना पड़ा। रात में सिंचाई करनी पड़ी। सब्जी उगती तो उसे बेचने बाजार में बैठते। तुकाराम ये सब करते गए, साथ में पढ़ते भी रहे और फिर आगे की पढ़ाई के लिए छत्रपति संभाजी नगर आए। ये 90 के दशक की शुरुआत में हो रहा था। तब इस शहर का नाम था औरंगाबाद। यहाँ तुकाराम ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में BA किया और फिर पॉलिटिकल साइंस में MA भी। 90 के दशक के अंत तक तुकाराम के हिस्से UPSC के 2 फेल अटेम्प्ट आए। तीसरी कोशिश में इंटरव्यू तक तो वो पहुंचे, लेकिन फाइनल रिजल्ट में जगह नहीं बना सके। हालांकि नई सदी के साथ ही तुकाराम की एक नई शुरुआत भी हुई। 2001 में उन्होंने महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन यानी MPSC की परीक्षा पास की। क्लास 2 अधिकारी के रूप में सरकारी सेवा शुरू की। साल 2004 में उन्होंने UPSC का एक आखिरी अटेम्प्ट दिया और ऑल इंडिया रैंक 20वीं हासिल कर
आईएएस की पोस्ट अपने नाम की। रैंक अच्छा था तो तुकाराम को होम क्वार्टर भी अलॉट कर दिया गया। 21 सालों के करियर में तुकाराम मुंढे सोलापुर और जालना के कलेक्टर रहे, नवी मुंबई और नासिक नगर निगम म्युनिसिपल कमिश्नर रहे। इसके अलावा पुणे में सार्वजनिक परिवहन यानी पीएमपीएमएल के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे। तुकाराम के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस में हेल्थ सेक्टर का भी जिक्र मिलता है। 2018 से 2023 के दौरान तुकाराम नेशनल हेल्थ मिशन यानी एनएचएम के कमिश्नर और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर रहे। इनके अलावा ग्रामीण और जनजातीय विकास के साथ ही साथ कृषि, उद्योग और वित्त जैसे विभागों में भी तुकाराम सेक्रेटरी, एमडीएन, सीईओ और स्पेशल कमिश्नर के पद पर भी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। नौकरशाहों के एचआर डिपार्टमेंट माने जाने वाले डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की वेबसाइट पर तुकाराम की जो प्रोफाइल उपलब्ध है उसके मुताबिक इन्हें 2015 से लेकर 2019 तक कुल 15 अवार्ड से सम्मानित किया गया। लिस्ट में आपके सामने है, कुछ एक के नाम हम गिनवा देते हैं। साल 2016 में महाराष्ट्र सरकार की ओर से इन्हें बेस्ट कलेक्टर अवार्ड दिया गया। इसी साल स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने इन्हें सम्मानित किया। महाराष्ट्र सरकार के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने उन्हें बेस्ट वेस्ट सेग्रीगेशन प्रैक्टिसेस और बेस्ट टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन इन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का अवार्ड भी दिया। सितंबर 2025 में तुकाराम मुंढे पर इंडियन मास्टरमाइंड में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई। मुस्कान खंडेलवाल की इस रिपोर्ट का टाइटल है आईएएस तुकाराम मुंढे द नो नॉनसेंस ऑफिसर हु रिफ्यूजेस टू कॉम्प्रोमाइज। रिपोर्ट के मुताबिक सोलापुर में प्रोबेशन के दौरान ही तुकाराम ने सख्त रुख अपनाया। सूबे के प्रभावशाली नेता के अवैध बार पर छापा मारा। इसके बाद उन्होंने रेत माफिया, भ्रष्टाचार और अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया। सोलापुर में ही कलेक्टर रहते हुए तुकाराम ने सैकड़ों गांवों को पानी के टैंकर से मुक्ति दिलाई थी। सूखे से परेशान इस गांव में पानी लाने के लिए उन्हें वाटर मैन ऑफ महाराष्ट्र कहा जाने लगा। सोलापुर के कलेक्टर होते हुए ही तुकाराम का मुद्दा सदन तक भी पहुंचा था। किस्सा 2015 की आषाढ़ी वारी का है। आषाढ़ी वारी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक है। लाखों श्रद्धालु, जिन्हें वारकरी कहा जाता है, वो पैदल चलकर पंढरपुर के विट्ठल मंदिर में दर्शन करने आते हैं। आषाढ़ी वारी के दौरान उन्होंने ट्रैफिक और सुरक्षा के सख्त नियम लागू किए थे। वीआईपी वाहनों पर भी नियम लागू हुए। इसी दौरान तत्कालीन राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से के काफिले को लेकर विवाद हो गया, क्योंकि मुंढे ने सुरक्षा नियमों में ढील देने से इनकार कर दिया। आगे चलकर अजीत पवार ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया और तुकाराम पर आरोप लगाया कि वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करते। तुकाराम की ये कार्यशैली आगे भी कायम रही। इस विवाद के अगले साल 2016 में जब तुकाराम नवी मुंबई नगर निगम के आयुक्त थे, तब उन्होंने कई सख्त फैसले लिए। अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर अभियान चलाया, संपत्ति कर की वसूली तेज की, अवैध होर्डिंग्स पर कार्रवाई की और सुबह सुबह वॉक विद द कमिश्नर नाम के औचक निरीक्षण अभियान शुरू किए। इन सब के चलते एक तरफ तुकाराम जनता और प्रेस में मशहूर हो रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ नवी मुंबई के वार्ड पार्षद उन पर आरोप लगाते रहे कि वो चुने हुए प्रतिनिधियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये विवाद इतना बढ़ा कि 2016 में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। हालांकि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हस्तक्षेप करते हुए इस प्रस्ताव को रोक दिया। उन्होंने कहा कि किसी अधिकारी को सिर्फ इसलिए दंडित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने अनियमितताओं का पर्दाफाश किया है। देवेंद्र फडणवीस की खुद की पार्टी बीजेपी के अंदर ही सभी नेता उनके समर्थन में नहीं थे। आलोचनाओं से अडिग मुंढे 3 सूत्रीय नियम पर ही काम करते रहे। पहला, फैसला कानून के मुताबिक होना चाहिए, नैतिक रूप से सही होना चाहिए और जनता के हित में होना चाहिए। उनका मानना था कि अगर इनमें से कम 2 शर्तें भी पूरी होती हैं और उनमें कानून का पालन शामिल है तो फैसला लेने में पीछे नहीं हटना चाहिए। हालांकि जब भी प्रशासनिक गलियारे में इस तरह के नौकरशाहों की चहलकदमी बढ़ती है तो डाकिये का काम भी बढ़ जाता है। आदेश और निर्देश की चिट्ठियों के बीच तबादले के पत्र भी तैरने लगते हैं। तुकाराम के हाथ तबादले वाला ये पत्र बीते 21 सालों में 25 बार लगा। इसने भी तुकाराम के पोर्टफोलियो में एक एड ऑन ही किया।
उनका नाम देश के सबसे ज्यादा तबादले झेलने वाले नौकरशाहों की फहरिस्त में शामिल हो गया। उनकी तुलना हरियाणा के चर्चित आईएएस अधिकारी अशोक खेमका से की जाने लगी। उन्हें 34 साल के प्रशासनिक करियर में 57 तबादले झेलने पड़े थे। आमतौर पर किसी आईएएस अधिकारी को एक पद पर 2 या 3 साल तक काम करने का मौका मिलता है, लेकिन तुकाराम के साथ ऐसा बहुत कम हुआ। अगर आप तुकाराम की पोर्टफोलियो देखेंगे तो पाएंगे कि इनके ज्यादातर पदों पर रहने की अवधि साल नहीं बल्कि महीनों में रही। हालिया तबादलों की बात करें तो मई 2026 में एफडीए कमिश्नर बनाए जाने से पहले तुकाराम महाराष्ट्र सरकार के रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। ये उनके करियर का 24वां तबादला था, जिस पर तुकाराम 2 महीने भी नहीं रह पाए। उनकी नियुक्ति होते ही इसे रद्द कर दिया गया था। मई 2026 में आई हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तुकाराम के मंत्रालय के मंत्री गिरीश महाजन ने उनकी इस पोस्टिंग पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद उनकी नियुक्ति रद्द कर उन्हें कंपलसरी वेटिंग पर भेज दिया गया। कंपलसरी वेटिंग एक प्रशासनिक स्थिति होती है जिसमें किसी आईएएस या दूसरे सरकारी अधिकारी को उसके पुराने पद से हटा दिया जाता है, लेकिन उसे तुरंत नया पद नहीं दिया जाता। पोस्टिंग के इंतजार में बैठे तुकाराम को अप्रैल से शुरू हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए भेज दिया गया। रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट से पहले तुकाराम का पता डिसेबल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट था। अगस्त 2025 में उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ये वही विभाग है जो 2023 बैच की पूर्व आईएएस पूजा खेड़कर के फर्जी दिव्यांगता केस के एक्सपोज होने के बाद चर्चाओं में रहा। प्रत्यक्ष ना सही लेकिन अप्रत्यक्ष तौर से इसकी चर्चा रही। अगस्त 2025 में जब तुकाराम ने इस विभाग का पदभार संभाला तो उन्होंने उन लोगों के खिलाफ अभियान चलाए जिन्होंने फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल कर सरकारी नौकरियां हासिल की थी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि तुकाराम के इस कैंपेन को भारी विरोध का सामना करना पड़ा था और 7 महीने बाद ही उनका तबादला हो गया। तबादलों की फहरिस्त में 2022 का भी एक किस्सा है। उन दिनों तुकाराम स्वास्थ्य आयुक्त हुआ करते थे। पद और विभाग बस बदला था, लेकिन तुकाराम के काम करने का तरीका बिल्कुल वही। करीब 10 महीनों की पोस्टिंग में तुकाराम ने सरकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया, अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करवाए, प्राइवेट प्रैक्टिस करने के आरोपों में डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई भी की। लोगों ने तो उनकी इस मुहिम को खूब सराहा, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद उनका तबादला हो गया। उन दिनों लोगों ने उन्हें उसी पद पर दोबारा से बहाल करने के लिए सिग्नेचर कैंपेन चलाएं, पिटीशंस फाइल किए, लेकिन हासिल कुछ भी न हुआ। तुकाराम की कहानी लिखने वाले कई मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि ज्यादातर मंत्री अपने विभाग में तुकाराम जैसे अधिकारियों को रखना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनकी सख्त और बिना समझौते वाली कार्यशैली कई लोगों के लिए असहज साबित होती है। यही असहजता महाराष्ट्र के कई आइकॉनिक ईटरीज को भी अब हुई, तब जब तुकाराम एफडीए के सचिव बनाए गए, खासकर तब जब महाराष्ट्र एफडीए पहले से ही विवादों में घिरा हुआ था। क्यों? फरवरी 2026 में महाराष्ट्र के एंटी करप्शन ब्यूरो ने एफडीए मंत्री नरहरी झिरवाल के कार्यालय में छापा मारा था। मंत्री के कार्यालय के क्लर्क को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। एसीबी का आरोप था कि यह रिश्वत लातूर के एक केमिस्ट से लाइसेंस को रिस्टोर करने के लिए ली गई थी। केमिस्ट का आरोप था कि इसके लिए 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई, जो बाद में 35,000 में फाइनल हुई। चूंकि छापा मंत्रालय में पड़ा तो एफडीए मंत्री नरहरी झिरवाल पर भी सवाल उठे। तब उन्होंने दावा किया था कि उनका इस पूरे मामले से कोई संबंध नहीं है। अगर जांच में मेरा कोई भी संबंध साबित होता है तो मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। घटना के बाद कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव गुट सहित विपक्षी दलों ने कहा कि मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। मंत्री महोदय का इस्तीफा तो नहीं आया, लेकिन एक वीडियो जरूर सामने आया जिसने एक बार फिर से एफडीए को सुर्खियों में ला दिया। 27 मार्च 2026 को पब्लिश हुई टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नरहरी झिरवाल का एक कथित वीडियो फिर से उन्हें विवादों में लेकर आ गया। इस वीडियो में नरहरी कथित तौर पर एक ट्रांसजेंडर के साथ बेडरूम में दिखाई दे रहे थे। वीडियो ने विवाद खड़ा किया तो एक बार फिर से नरहरी के इस्तीफे की मांग उठी। हालांकि उनकी पार्टी एनसीपी ने इसे एक साजिश करार दिया। इस पूरे आरोप प्रत्यारोप के बीच ही एफडीए में तुकाराम मुंढे का तबादला हो गया। ये बात चली कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें जानबूझकर एफडीए में नियुक्त किया, क्योंकि वो एफडीए मंत्री नरहरी झिरवाल से खुश नहीं थे। लेकिन इस बार मंत्री जी नाराज होते हैं उससे पहले ही मुंबई के बड़े बड़े रेस्टोरेंट मालिक नाराज हो उठे। तुकाराम ने सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेव महाराष्ट्र नाम के कैंपेन की शुरुआत की।
पद पर आते ही सूबे के कई इलाकों में एक साथ इंस्पेक्शंस हुए। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, डेयरी, दूध सप्लायर, किराना दुकानों के साथ ही साथ खाने पीने की चीज़ें बनाने वाली फैक्ट्रियों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी हुई। इसका पहला बड़ा हासिल हुआ 6 जुलाई 2026 को। एफडीए की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर पुणे, ठाणे, अहमदनगर, जालना और सोलापुर में एक साथ छापे मारे और नकली दूध के बड़े रैकेट को एक्सपोज किया। जांच में सामने आया कि आरोपी हर 1000 लीटर असली दूध में 500 लीटर केमिकल से बना सिंथेटिक दूध मिलाते थे, जिसे शैम्पू, डिटर्जेंट, पाम ऑयल, केमिकल और मिल्क पाउडर से तैयार किया जाता था। इस छापेमारी में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। करोड़ों के सामान जब्त किए गए और करीब 20,000 लीटर नकली दूध मौके पर ही डिस्पोज किया गया। इतना ही नहीं, बल्कि एफडीए ने 5 कारोबारियों का लाइसेंस सस्पेंड किया और 4 को अपना कारोबार बंद करने का आदेश दिया। डेयरी इंडस्ट्री पर तुकाराम का खासा फोकस रहा। 14-15 जुलाई को पूरे राज्य में डेयरी निरीक्षण अभियान चलाया गया। इसी कार्रवाई में 17 जुलाई को एफडीए ने साउथ मुंबई के 110 साल पुराने आइकॉनिक पारसी डेयरी फार्म का लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया। एफडीए के इस एक्शन की चर्चा पूरे देश में हुई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एफडीए की टीम ने अपनी इंस्पेक्शन में पाया कि प्रोडक्शन और स्टोरेज वाली जगह दीवारों पर फफूंदी लगी थी, कच्चा माल जमीन पर फफूंदी वाली दीवारों के पास रखा था और कच्चा दूध लेने के लिए कोई सुरक्षित व्यवस्था भी नहीं थी। इन्हीं कमियों के आधार पर एफडीए ने कार्रवाई की। डेयरी का एफएसएसएआई लाइसेंस सस्पेंड किया और डेयरी के प्रोडक्शन और सेल्स पर पूरी तरह से रोक लगा दी। एक के बाद एक प्रतिष्ठान बंद हो रहे थे और जैसा कि हमने आपको बताया कि तुकाराम मुंडे की ख्याति ही इस बात पर बनी है कि उनके यहाँ जैक नहीं चलता। थक हार कर रेस्टोरेंट मालिक कोर्ट पहुंचे और यहां अदालत ने तुकाराम के काम करने के तरीके पर सवाल उठाया। 2 जुलाई 2026 को एफडीए के अधिकारियों ने रेडिसन के पार्क इन का सडन इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन में एफडीए को खाना बनाने में सफाई, स्टोरेज और किचन के मैनेजमेंट में कई खामियां मिली। पता चला कि होटल नियमों का केवल 61% ही फॉलो कर रहा है, यानी जो कंप्लायंस रेट है वो 61% का है। इसके अगले ही दिन यानी 3 जुलाई को एफडीए ने होटल का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। मतलब किचन पर जड़ दिया गया ताला। इस एक्शन के अगेंस्ट होटल मैनेजमेंट ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका लगा दी। बॉम्बे हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस रविंद्र वी घुगे और जस्टिस गौतम ए अखांड की बेंच ने मामले की सुनवाई की। होटल ने दलील दी कि नियम के मुताबिक एफडीए को पहले इंप्रूवमेंट नोटिस जारी करना चाहिए। अगर कोई कमी हो तो उसे ठीक करने के लिए समय और मौका मिलना चाहिए, लेकिन एफडीए ने बिना पूरा मौका दिए ही सीधे लाइसेंस को ही सस्पेंड कर दिया। होटल का कहना था कि एफडीए का फैसला जल्दबाजी में लिया गया, मनमाना था और ज़रूरत से ज़्यादा सख्त था। कोर्ट ने होटल की बात सुनी, उसे सुधार करने का मौका दिया और एफडीए को एक बार फिर से जांच करने का निर्देश दिया। एफडीए की दूसरी जांच में भी कुछ कमियां पाई गई। इस बार होटल का कंप्लायंस परसेंटेज 79 रहा। इसके बाद होटल ने फिर से अदालत से एक और मौका देने को कहा। अदालत ने दे भी दिया। तीसरी बार एफडीए को जांच करने को कहा। इस जांच के बाद पता चला कि होटल ने नियमों का 95% पालन किया है। कंप्लायंस रेट 95% का है। हालांकि एफडीए को इस जांच में भी 2 कीड़े मिले, एक रसोई के डिश वॉशिंग में और दूसरा स्वीट सेक्शन में। हालांकि कोर्ट ने कह दिया कि होटल ने अधिकांश कमियां दूर कर ली हैं। केवल 2 कीड़े मिलने के आधार पर आप लाइसेंस निलंबित नहीं रख सकते, ये उचित नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने होटल के लाइसेंस के सस्पेंशन के आदेश को रद्द कर दिया और साथ ही एफडीए से सवाल पूछ लिया, क्या महाराष्ट्र के केवल निजी होटल और रेस्टोरेंट की जांच हो रही है या सरकारी, अर्ध सरकारी और सरकारी विभागों द्वारा संचालित कैंटीनों की भी जांच की जा रही है। ये सवाल 29 जुलाई की सुनवाई के दौरान पूछा गया। इसी दिन हाई कोर्ट ने एफडीए को आदेश दिया कि वो मंत्रालय और विधान भवन की कैंटीनों की भी जांच करे और रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करे। एफडीए की ओर से आए सरकारी वकील ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि 2 दिन के अंदर पूरे राज्य के सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थानों की कैंटीनों की जांच का ब्यौरा दे देंगे। 31 जुलाई को जब कोर्ट की सुनवाई हुई तो एफडीए ने अदालत को बताया कि मंत्रालय की कैंटीन और विधान भवन की कैंटीन 98% नियमों का पालन कर रही है।
लेकिन अदालत को इस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं हुआ। नतीजतन कोर्ट ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप लिया और 4 वकीलों की टीम को एफडीए अधिकारियों के साथ मंत्रालय की कैंटीन का इंस्पेक्शन करने भेज दिया। लंच के बाद जब कोर्ट में सुनवाई दोबारा से शुरू हुई तो वकीलों की रिपोर्ट एफडीए की रिपोर्ट से बिल्कुल अलग निकली। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक वकीलों ने अदालत को बताया कि जब वो कैंटीन पहुंचे तो वहां युद्ध स्तर पर सफाई का काम चल रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक कैंटीन की साफ सफाई बेहद खराब थी। खाने को रखने वाले फ्रिज और रेफ्रिजरेशन की व्यवस्था भी बेहद खस्ता हाल में थी। वकीलों ने मौके की वीडियोग्राफी की और रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय की कैंटीन की वास्तविक स्थिति एफडीए की रिपोर्ट से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी। कोर्ट ने इस रिपोर्ट के आधार पर टिप्पणी की। एफडीए ने 98% कंप्लायंस वाली रिपोर्ट देकर अदालत को गलत तस्वीर दिखाने की कोशिश की। एफडीए की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूर्णिमा रेस्टोरेंट के मामले में एफडीए ने एक केले पर काला धब्बा मिलने को भी नियमों का उल्लंघन मान लिया था। 5 घंटे तक इंस्पेक्शन किया, केवल 37% कंप्लायंस बताकर उसी दिन उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। जबकि दूसरी ओर मंत्रालय की कैंटीन का केवल 30 मिनट में इंस्पेक्शन किया गया और उसे 98% कंप्लायंस वाला रिपोर्ट दे दिया गया। कोर्ट ने पूछा कि इन दोनों ही मामलों में इतना बड़ा अंतर क्यों है भाई। साथ ही एफडीए के इन सुपर फास्ट एक्शन पर कमेंट भी किया। आप पहले गोली चला रहे हैं और बाद में सवाल पूछ रहे हैं। इलाज बीमारी से ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होना चाहिए। इस टिप्पणी का आशय ये हुआ कि पहले सीधे लाइसेंस सस्पेंड करना और बाद में सुधार का मौका देना सही तरीका नहीं है। पार्क इन बाय रेडिसन के जैसे ही पूर्णिमा रेस्टोरेंट ने भी हाई कोर्ट में याचिका लगाई। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा फिलहाल रेस्टोरेंट के लाइसेंस सस्पेंड करने के आदेश पर रोक लगाई जाए, पहले इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया जाए और कमियां सुधारने के बाद दोबारा से जांच की जाए और फिर प्राइवेट होटलों के साथ ही ऐसा ही प्रोसेस मंत्रालय की कैंटीनों के साथ भी होना चाहिए। तुकाराम को भी हाईकोर्ट से निर्देश मिला। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रविंद्र वी घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अखांड की बेंच ने कह दिया अदालत में पेश की गई निरीक्षण रिपोर्टों की खुद जांच करिए और ये सुनिश्चित करिए कि निजी और सरकारी संस्थानों पर कानून एक समान रूप से लागू हो। कुल मिलाकर बात यह है कि 2 महीने से भी कम समय में तुकाराम ने महाराष्ट्र के एक ऐसे विभाग को जो पहले से बहुत कम चर्चा में रहता था, राज्य के सबसे चर्चित विभागों में से एक कर दिया है, या ये कह ले कि सबसे ज़्यादा चर्चित विभाग बना दिया है। अब जब तुकाराम इस पद पर हैं तो चर्चा है कि इस पद पर वो कब तक बने रहेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र ने सरकार से मांग की कि तुकाराम का कम से कम 3 साल तक तबादला ना किया जाए। आरोप लगाया कि कुछ प्रभावशाली लोग उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि पुणे में तुकाराम और उनके परिवार को धमकियां मिली हैं। जितेंद्र की मांग पर एफडीए मंत्री नरहरि झिरवाल ने विधानसभा को आश्वस्त किया कि फिलहाल उनके तबादले का कोई प्रस्ताव नहीं है और सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच भी कराई जाएगी। तुकाराम को करीब से जानने वाले लोग कहते हैं कि चाहे लोग उनकी तारीफ करें या आलोचना, वो अपने काम को सिर्फ कानून लागू करने की जिम्मेदारी मानते हैं और अब भी वो ऐसा ही करते दिख रहे हैं। इसी चलते एक बार से तुकाराम उसी स्थिति में पहुंच गए जो उनकी पहचान है। आम लोगों की प्रशंसा, राजनीतिक हलकों में बेचैनी और सरकारी तंत्र में उनकी कार्यशैली को लेकर बहस। खैर, अब ये बहस किस ओर जाती है आने वाले वक्त में इसका भी पता चल जाएगा। खैर, तुकाराम 21 साल की सरकारी सेवा पूरी कर चुके हैं। रिटायरमेंट में 9 साल बाकी हैं। तो क्या ये 9 साल सेटल पोस्टिंग के साथ गुजरेंगे या 25 तबादलों का आंकड़ा भी बढ़ता जाएगा? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शूट किया हमारे साथी तौफीक ने। मेरा नाम शुभम है। आप देखते रहिए खबरगांव।